हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज मनप्रीत। तो आज से हम एडवांस मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस मैथ क्या होता है? देखो, मैथ्स दो पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है हमारा अर्थमेटिक पोर्शन और दूसरा होता है हमारा एडवांस पोर्शन। जो अर्थमेटिक होता है उसका मतलब होता है जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा रहेगा, आपको कैलकुलेशंस की तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और एडवांस मैथ्स में आपको इक्वेशन देखने को मिलती हैं, उसके साथ फॉर्मूलाज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज के साथ साथ यहाँ पे आपको इक्वेशंस भी मिलेंगी और जो यहाँ पे कैलकुलेशंस रहती है वो कम रहती है, इक्वेशन समझने के लिए ज्यादा रहती हैं, इसीलिए इसको एडवांस मैथ्स बोला जाता है। एडवांस मैथ्स के अंदर आप नंबर सिस्टम देखेंगे, उसके अलावा आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, पोलिनोमियल्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे चैप्टर्स देखने को आपको यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक, जिसके अंदर आपको मैं बेसिक से समझाऊंगी कि नंबर सिस्टम में नंबर्स का मतलब क्या है और नंबर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। आफ्टर दैट हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम से आपको कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो स्टेट के लिए है चाहे वो सेंटर के लिए है, क्यों नहीं है, सब में ये आने वाला एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट टॉपिक होगा। तो जल्दी से उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिनको एडवांस मैथ्स या नंबर सिस्टम का ये वाला टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट लगता है। हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले नंबर वर्ड आपको एक दिख रहा है, नंबर का मतलब क्या है वो समझेंगे, फिर इस सिस्टम, इसमें सिस्टम वर्ड क्यों ऐड किया गया उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लिखूंगी कि व्हाट इज नंबर, नंबर होता क्या है वो हम सबसे पहले इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज नंबर, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, आपको नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखने के लिए बचपन से सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं, है ना। तो मेरे को ये बताओ, जब हम वन कंसीडर करते हैं, वन बोलते हैं, तब हम उसको एक ऐसे करके एक लाइन ही क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो जब भी मेरे को 2 लिखना है, मैं 2 को ऐसे क्यों नहीं लिख सकती? क्यों? क्योंकि उसको 1 नंबर दे दिया, इसीलिए। तो फिर मैंने 2 को इस फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा सा मैंने वर्ड बनाया और ये 2 बन गया। अब ऐसे ही जब मेरे को 23 लिखना है तो मैं एक 2 लिखूंगी और 3 के लिए मुझे पता है एक सिंबल ऐसा बना हुआ है, तो मैंने जब इन दोनों जो है डिजिट्स को साथ में लिखा तो मेरे पास एक नंबर निकल के आया, दैट इज 23। मैं कहना क्या चाहती हूं कि जब आप 1 से लेके 9 तक देखेंगे, 1 से लेके 9 तक देखेंगे, यहां तक हर जो नंबर हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 सबका आप देखेंगे पैटर्न अलग अलग है लिखने का। 1 का कुछ और है, 2 का कुछ और है, 3 का और है, 4 का और है तरीका लिखने का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। अभी 9 के आगे जब हम चले तो एक 1 यहां से लेते हैं और एक 0 साथ में हम लगा देते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 13 लिखना है, आप एक 1 लिखेंगे और साथ में एक 3 लिख देंगे तो ये 13 बन जाएगा। अब ये जो है बनतर ऐसी बनी हुई है, ये कैसे आई, कहां से आई? क्यों 1 को ऐसे ही लिखना है हमेशा, ये कहां से बात बनी? तो यस, इसी से ही पता चलता है कि नंबर जब भी बोला जाए ना तो हर कोई ये बता देता है 1 2 3 4 5 6, बट नंबर की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है? तो नंबर की डेफिनेशन होती है अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग a symbol representing accounting। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बोला 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही होती है नंबर सिस्टम की, जो है सिंबल्स जो काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये नंबर है।
राइट तो जैसे यहाँ पे मैं आपको 2 बता रही हूँ तो ये 2 है, जब मैं इसी 2 को मैंने 5 के साथ लिखा तो ये 25 नंबर बन गया। इसी 2 को अगर मैंने 7 के साथ लिखा तो ये 27 नंबर बन गया। बात समझ में आ रही है? तो नंबर का एक्चुअली सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। नंबर कोई 1 2 3 4 5 6 इसकी डेफिनेशन नहीं है। नंबर की डेफिनेशन होती है सिंबल जो काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सो समझ में आया अब आपको ये वाला पार्ट? तो चलिए इसको फटाफट से इरेज कर ले हम। अगर आप ये समझ चुके हो तो उसके बाद में आप देखेंगे नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट, कितने भी ज्यादा नंबर्स आप बना सकते हो। नंबर्स के अंदर 0 से स्टार्टिंग कर लो, 1 से स्टार्टिंग कर लो, या जो नंबर्स हैं ये कितने ज्यादा एक्सपेंड किए जा सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इट इज अनलिमिटेड, या हम कह दे इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये अनलिमिटेड नंबर जो है वो चलते रहते हैं। अब आप जब नंबर समझ चुके हो कि नंबर क्या होता है, इसके आगे आपको पता होना चाहिए इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा। थ्योरेटिकल कवर करने के बाद हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जब आप नंबर समझ चुके हो, अभी आपको समझना चाहिए कि नंबर चैप्टर के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो नंबर सिस्टम जब साथ में आ जाता है, पूरी डेफिनेशन, अभी मैंने सिर्फ नंबर बताया है, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन अब मैं देने लगी हूं। तो देखिए नंबर के रिलेटेड जब आप सारे कंसेप्ट समझते हैं, पूरा एक थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल जब पूरा एनालाइज कर जाते हैं तो उसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपने जब बचपन से अपनी क्लासेस स्टार्ट करी हैं, फ्रॉम 2nd और 4th क्लास, जहां से आपका मैथ स्टार्ट होता है, जहां आपका बोर्ड मास खत्म हो जाता है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे करके जो है 1 by 1 लेवल में आपको नंबर्स के बारे में समझाया जाता है। सबसे बड़ी बड़ी डेफिनेशंस इनकी बताई जाती है, जैसे रियल नंबर है ना, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, उसके अलावा इंटीजर्स आ जाते हैं आपके पास में। इंटीजर्स के बाद में हमें इमेजिनरी नंबर +1 +2 तक जाते जाते हमें इमेजिनरी नंबर जिसके लिए आयोटा यूज किया जाता है, वो सब हमारे सिलेबस में एड ऑन होता जाता है। बट ये होते सारे नंबर्स में ही हैं, तो हमें क्या, किसी को भी इसका प्रॉपर जो है एनालाइज, प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं पता। आपको ये नहीं पता होगा, अगर कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है आप बता सकोगे, बट ये सारे कैसे बने हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे है, नंबर्स में एक बाय एक करके इनको कैसे हम कर सकते हैं, वो सब क्लास में सीखेंगे। जब ये सब एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं तो उसको नंबर सिस्टम के अंदर काउंट किया जाता है। अब आपको नंबर्स की डेफिनेशन भी पता चल चुकी है और नंबर सिस्टम का एक्चुअली मतलब भी समझ में आ चुका है। अभी इस चैप्टर के अंदर आप जो सबसे पहले देखोगे वो यूनिट डिजिट का टॉपिक रहेगा। यूनिट डिजिट जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेंगे, सारे नंबर्स को समझ लेंगे, थ्योरेटिकल हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम यूनिट डिजिट कवर करेंगे। यूनिट डिजिट से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो रिलेटेड टू फैक्टर्स रहेंगे, वो देखोगे आप। इसके अलावा जो हमारा आएगा वो आएगा डिविजिबिलिटी रूल। सो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो कवर करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस रहेगा यहाँ पे आपके लिए। उसके अलावा जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, तो वो भी हम यहाँ पे ही कवर करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा कुछ पार्ट अगर रह गया तो हम मिसलेनियस के अंदर जाके उसको कवर करेंगे। सो ध्यान से पेशेंसली इस चैप्टर को सुनना। चैप्टर थोड़ा वास्ट रहेगा क्योंकि एडवांस मैथ का पोर्शन है और एडवांस मैथ हमेशा वास्ट रहता है, ठीक है। बट पेशेंसली आप सारे जो टॉपिक है वो 1 by 1 जब कवर करेंगे, आप कहेंगे कि इनके क्वेश्चंस अब बनाने इजी लगते हैं। एक एक करके सब पार्ट्स हम फिनिश करते जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस के साथ बने रहिएगा। नंबर सिस्टम की A to Z सारी क्लासेस आप अटेंड जरूर करना, राइट। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रहेगा। अब हम चलेंगे पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझने के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको नंबर्स की क्लासिफिकेशन बताऊंगी, ठीक है। कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, कोई किसी पैटर्न से यूज करता है, कोई किसी पैटर्न से आपको समझा देता है। मैं अपने पैटर्न से आपको समझा रही हूँ, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन में कोई टाइप्स नहीं बनाई गई हैं। जैसे भी आप समझना चाहो, जिस भी टीचर से समझना चाहो, वो अपने मेथड से बताता है। तो मैं आपको अपने मेथड से बता रही हूँ। सबसे पहले नंबर्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी।
सबसे पहला जो बोलूंगी वो होगा रियल नंबर। रियल नंबर बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक रियल नंबर एंड दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको बॉक्स में कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा जो चार्ट है वो अच्छी फॉर्म में निकल के आए बाहर। यस, तो एक साइड पे आप देख पा रहे हो रियल नंबर, दूसरी साइड पे आप देख पा रहे हो इमेजिनरी नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल वर्ड मतलब आपने सुना होगा, रियल क्या होता है? रियलिटी से निकला हुआ एक वर्ड है। तो जो नंबर्स आप रियलिटी में देख पाते हो, जो आपके सामने आप प्रेजेंट कर पाते हो, जैसे 0 1 2 3 4 ये सब आप लिख पाते हो ना, तो इन नंबर्स को ही रियल नंबर बोला जाता है। सबसे इजी, सबसे लिटरल फॉर्म में जो मैंने आपको यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन बताई है। सो रियल नंबर्स यहाँ पे आपको समझ में आ चुके हैं। अभी रियल नंबर्स तो समझ में आया, एग्जाम्पल अगर आपको लिखनी हो तो जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने लिखा 1 2 -2, और इसको अगर मैं लिखूं 3/4 तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिख दूं 6.45 वो भी एक्सेप्टेबल है। ये सारे के सारे आप लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इनसे। सो ऐसे नंबर्स को रियल नंबर की डेफिनेशन में रखा जाता है। बेसिकली जब क्लासेस में करते थे तो रियल नंबर के लिए हमें बता दिया जाता है पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, है ना। ऐसे नंबर्स मैंने आपको इस फॉर्म में बता दिया यहाँ पे। अभी दूसरी तरफ आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर्स, वर्ड से क्या पता चल रहा है? एक वर्ड बना है इमेजिन। तो इमेजिन करेंगे जिन नंबर्स को, उनको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक नंबर दूं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया रूट के अंदर 7 और साथ में लगा दिया माइनस, तो आपको ये तो चलो पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर आपको 7 मिल जाए, हम इसको पॉइंट्स में सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर उसके साथ में -7 आ जाए, माइनस अगर ऐड हो जाए, तो हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट नहीं बना सकते तो उसके लिए हम क्या कर देते होते थे? उसके लिए हम एक जो अल्फाबेट है, जो सिंबल है आई, वो यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब हो जाता है आयोटा। आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, हमारी जो हायर क्लासेस रहती हैं उसके अंदर ये पार्ट कवर किया जाता है, इमेजिनरी नंबर्स। अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके लिए अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अपने लिए, विच कांट बी सॉल्व्ड, है ना, विच कांट बी सॉल्व। तो जिस नंबर को सॉल्व नहीं किया जा सकता उसके लिए हम आयोटा यूज करते हैं, तो उन नंबर को हम इमेजिनरी नंबर के अंदर काउंट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स के क्वेश्चन नहीं बनते, रियल नंबर्स के ही क्वेश्चन बनते हैं। सो आगे हम इमेजिनरी को नहीं एक्सपेंड करेंगे, रियल नंबर को फर्दर एक्सपेंड करेंगे और उसके अंदर आने वाली अदर टाइप्स को समझेंगे। तो चलिए, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी हम आगे अगला पार्ट समझते हैं इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो कवर किया है वो रियल नंबर को कवर किया है। सो रियल नंबर के अंदर मैं आपको फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो बताने जा रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए एक बार इसको हम फिर से बॉक्स में कर ले। तो रियल नंबर आपके पास आ चुका है। आगे अगर हम देखना चाहे रियल नंबर की क्लासिफिकेशन, तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? सो लेट्स राइट इट। तो पहला इसके अंदर रहेगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एंड जो सेकंड इसके अंदर रहेगा, रैशनल का ऑपोजिट क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। सो एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अभी चलिए हम एक बारी पीछे चलते हैं।
जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको रियल नंबर लिखवाए, इसके अंदर मैंने क्या बताया, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये दोनों बताए सिंपली। उसके बाद में मैंने फ्रैक्शन लिखनी शुरू करी, फिर मैंने पॉइंट्स लिखना शुरू किया। समझ में आया? अभी इसी को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लस वाले नंबर्स एक साइड, माइनस वाले भी उसी साइड, जो फ्रैक्शन वाले हैं वो फर्दर दूसरी साइड में भी रहेंगे। कैसे रहेंगे वो सब अब हम डिटेल में समझेंगे। तो अलग से कुछ नहीं निकला, इसी में से ही अगली दो डेफिनेशंस जो हैं आपकी निकली हैं। तो चलिए इसको कवर करें। अभी हम देखेंगे रैशनल और इररेशनल की क्या क्या डेफिनेशन होती है। सो आपको क्वेश्चन जहां से बनेंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से इसको समझ के सुनते भी जाना क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले रैशनल वर्ड क्या मतलब होता है? रैशनल मतलब होता है इन द रेशो फॉर्म। रेशो से वर्ड रैशनल बना। जिस नंबर को आप रेशो का मतलब प्रोपोर्शन भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। सो जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो रैशनल की कैटेगरी में आ गया। कैसे? सो जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो उस नंबर को बोला जाएगा रैशनल नंबर, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है जो फ्रैक्शन में मिलते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो Q आपका होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे एक, तो एग्जाम्पल में अगर मैंने नंबर लिखा 5 अपॉन 6, तो ये एक फ्रैक्शन वाला नंबर है। अब आप देख रहे हो 5 अपॉन 6 में 5 P के लिए है एंड 6 Q के लिए है। यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं है, यह कंडीशन होनी चाहिए रैशनल को प्रूफ करने के लिए। अभी यहाँ पे आपको मैं एक और नंबर देती हूँ, वो नंबर है सिंगल एंड सिंगल 2। एक होल नंबर आपके पास आया 2। अभी ये देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो आपको अगर चेक करना है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए देखो अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ। जहां पे फ्रैक्शन ना हो अपॉन लगा के आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 अपॉन 1 बन गया। अभी ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में आ रहा है, जहां पे Q आपको 0 नहीं मिल रहा, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। अभी तीसरे वाले नंबर को समझो, अगर मैं लिखूं 3 अपॉन 0, यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखा है, बट यहाँ पे Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 आ गया। कंडीशन क्या थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो इट कैन बी पॉजिटिव as well as negative और as well as 0। ठीक है, तो प्लस में, माइनस में और 0 में मिल सकते हैं आपको रैशनल नंबर। ये रैशनल की 3 डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है विद एग्जांपल, बस आपको पता होना चाहिए। वहां पे आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू देके पूछ सकता है कि बताइए ये रैशनल नंबर है कि रैशनल और इररेशनल दोनों है या इररेशनल है, ऐसे करके कुछ भी आपसे वहां पे पूछा जा सकता है। तो रैशनल समझ में आ गया। अभी हम इररेशनल की कैटेगरी पे आएंगे, तो रैशनल का उल्टा हो जाएगा इररेशनल नंबर। जस्ट अ सेकेंड, हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। जी, तो चलिए अभी इररेशनल की टाइप हम समझते हैं। तो इररेशनल इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसको हम इररेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। ये तो एक बात हुई। इसके लिए 3 जो आपको इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कह लो या कंडीशंस कह लो जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो आपका इररेशनल नंबर होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। पहले आप तीनों लिख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। तो पहला क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो नॉन रेकरिंग होना चाहिए। ये नॉन रेकरिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली राइट इट,
नॉन रेकरिंग होना चाहिए। 2 पॉइंट्स आपको पता चल गए, कौन कौन से? नॉन परफेक्ट होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, और दूसरा है नॉन रेकरिंग। तीसरा जो इसके लिए कंडीशन जरूरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अभी इन तीनों का मतलब समझते हैं। तो पहली बात, इर्रेशनल नंबर जो है वो रेशो की फॉर्म में, अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे उसको? सपोज करिए मैंने लिखा 22/7, तो मैंने 22/7 जो लिख दिया, सबसे पहली बात इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रैशनल की कैटेगरी में जाएगा। अब ये इररेशनल है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर हो, मैं एग्जांपल दे रही हूं अब आपको, तो एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे √7, तो √7 है, अगर मैं इसका रूट सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर समथिंग पॉइंट्स में आएगा। अगर इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता, मतलब ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहली कंडीशन यही है, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इररेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आई बात? अगर ऐसे ही मैं एक और नंबर आपको दूं √4, तो √4 जो है उसको सॉल्व करके हमारा आंसर 2 आ सकता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये रैशनल की कैटेगरी में आएगा। सो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखनी है तो आप √7 को लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ के लिए सबसे पहला है √7, समझ में आया? तो पहली कंडीशन यही थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी वो इररेशनल की कैटेगरी में है। अभी आप जब इसको सॉल्व कर दोगे तो नीचे /1 लगा सकते हो सकता है वो भी। तो सेकंड पॉइंट हमारा है नॉन रेकरिंग डेसिमल होना चाहिए। अभी ये नॉन रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं ये लिख रही हूं रिपीटिंग, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। नॉन रेकरिंग लिखा है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक नंबर दूं फ्रैक्शन में 2/3, तो आप कहेंगे ये तो रैशनल नंबर है। हाँ जी, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी वो आएगी 0.666। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पॉइंट के बाद जो वैल्यू आई है 6, वो रिपीट हो रही है ना, एज इट इज रिपीट होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, ये कभी खत्म नहीं होगी, आगे चलती जाएगी। सो इस टाइप में जब आपके पास वो रिपीट हो रही है, रेकरिंग हो रही है, तो वो रैशनल में कंसीडर करी जाएगी। अब इसकी जगह आप कोई और नंबर ले लो, जैसे मैं ले लेती हूँ 1/4। अब मैंने आपके पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यू लगाई 1/4, इसको जब मैंने पॉइंट्स में सॉल्व करा तो मेरा नंबर बन गया 0.25। अभी देखिए ये खत्म हो गया, इसके आगे जो आपके पास नंबर्स आएंगे ही नहीं। पहली बात तो ये यही फिनिश हो गया। जब आपने देखा पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीटिंग नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ये नॉन रेकरिंग है। ये जो 1/4 है ये हमारा इररेशनल नंबर है, जबकि 2/3 हमारा रैशनल नंबर में काउंट होगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में 1/4 लगा देते हैं। समझ में आ गया? नॉन परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन समझ में आ गई, नॉन रेकरिंग की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई। अभी अगला नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? टर्मिनेट का मतलब होता है जिसको आप खत्म कर दो, जिस नंबर को आप फिनिश कर दोगे, जब वो सॉल्व हो जाएगा तो खत्म, जब वो सॉल्व नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आता जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि पाई की वैल्यू को सॉल्व करना है, अभी पाई की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम अगली स्लाइड में समझते हैं। तो जैसे मैंने पाई की वैल्यू को आपको सॉल्व करने के लिए बताया, तो आप बोलेंगे 22/7। जब हमने 22/7 को सॉल्व करा हमारे पास वैल्यू आती है 3.14। इसके आगे भी होता है, हमने 3.14 लिखा, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो रही है। तो 22/7, जबकि पाई जो होता है वो पाई ही रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तरफ तो मेरे पास सॉल्व करके 3.14 आ गया, दूसरे पास मेरे पास पाई है। अभी मुझे चेक करना है कि पाई को मैंने इररेशनल में क्यों लिखा, जबकि इसको सॉल्व तो किया जा सकता है। तो एक मिनट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू जो होती है एग्जैक्टली वो 3.142587 ऐसे करके 100 चलती जाती है। अभी यहाँ पे आपको जब इसको सॉल्व करा
तो क्या मिल रहा है कि जो पॉइंट के बाद लगे हुए डिजिट्स है वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रैकरिंग है। यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू है वो आपको पता होगा जब डिवाइड करेंगे आप। मैं सिर्फ पॉइंट ये उठा रही हूं कि जब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रैकरिंग है। इसीलिए अगर आपसे ये दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं 22/7 और दूसरा पूछा जाता है पाई के बारे में, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है पॉइंट्स वाली, ये तो हम राउंड ऑफ करके 22/7 अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये चल रही है हमारी। तो जब भी आपके पास 22/7 हो तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये रैशनल कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख सकते हैं। रैशनल की कंडीशन क्या थी, P/Q होना चाहिए और उसके बाद में Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है। बट जब हमने पाई की तरफ देखा तो इसकी वैल्यू हमें पॉइंट्स में जब मिली 3.14, आगे सो ऑन चलती जा रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये इररेशनल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसको हम इररेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। अब दोनों में आपको डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पाई के लिए हम क्या यूज करेंगे और 22/7 के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, तो ये नोट कर लो आप। और इसी के साथ साथ हमारी रैशनल और इररेशनल की कैटेगरी भी खत्म हो गई। आगे हम फर्दर इररेशनल नंबर तो हमने बड़े अच्छे से समझ लिया, रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनमें आपने दो चीजें देखी होंगी। एक तो आपने नंबर्स देखे होंगे जो कि एक होल नंबर की कैटेगरी में है, और दूसरी तरफ आपने इसके अंदर देखा होगा कि फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं। तो अभी बस इसमें उसी को ही क्लासिफाई किया गया है, तो चलिए उसको डिफाइन करें अब। तो रैशनल नंबर दो पार्ट्स में कैसे बटेगा आगे, एक होते हैं उसमें इंटीजर्स और दूसरे उसके अंदर होते हैं फ्रैक्शन। सिंपल सी ये लैंग्वेज है, बट आपके जो स्कूल लेवल में होती है इन दोनों का मतलब आपको पूछा जाता है। कई बार चैप्टर में वर्ड इंटीजर यूज करते हैं। इंटीजर कुछ और नहीं है, रैशनल नंबर को ही कैटेगराइज करके डिटेल में लिख दिया गया। इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर जीरो में रहेंगे, जो नंबर पॉजिटिव रहेंगे और नेगेटिव रहेंगे, उन तीनों को मिला के ही हमारे इंटीजर बनते हैं। आपने नंबर लाइन सुनी होगी जिसके सेंटर में एक जीरो होती है, यहाँ वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं। जैसे कि अगर लिखा जाए तो +1, +2, +3 ऐसे होता है ना, और जीरो के इधर वाली साइड सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। बस उसी को ही जब नंबर लाइन को हम लिखते हैं तो उसको इंटीजर बोला जाता है। और इसी के साथ फ्रैक्शन क्या होता है, वही सब जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए तो आपको सिंपल सी है, कोई भी आप डेफिनेशन या कोई भी एग्जांपल प्लॉट कर दो। तो मैंने 12/4, ये तो कटिंग हो जाएगी। हम यहाँ पे एक नंबर यूज कर लेते हैं जो कि रहेगा 7, तो हम नीचे 7 लगा देते हैं। तो आप समझ पा रहे हो ये फ्रैक्शन है। बस ये छोटी सी डेफिनेशन इंटीजर्स और फ्रैक्शन की रहेगी। अभी आप पूछेंगे कि ये इंटीजर तो +-0 में होते हैं, तो क्या फ्रैक्शन भी हमारी नेगेटिव हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों चलती है फ्रैक्शन के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ आपका अगला पार्ट शुरू हो जाता है, जिसमें हमने ये तो समझ लिया इंटीजर और फ्रैक्शन। अगला इंटीजर्स को हम क्लासिफाई करेंगे, तो ज्यादा नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है। इंटीजर्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो आप यहाँ पे क्या क्या देखेंगे इंटीजर में, कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो कुछ नंबर हमारे पॉजिटिव रहते हैं जिसको हम प्लस में साइन में कहते हैं, कुछ नंबर्स हमारे नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो एक नंबर हमारा हमेशा यहाँ पे 0 रहेगा, है ना। तो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, राइट। तो पॉजिटिव नंबर हमने लिख लिए, तो नेगेटिव नंबर कैसे होंगे, जैसे +-1, -2, है ना। तो इन तीनों को अब हम समझेंगे क्योंकि आगे का पार्ट इनसे रिलेटेड ही है। तो मैंने जब इनको लिखा +1, +2, +3, +4, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव है। अगर इनको नेगेटिव में लिखना हो तो -1, -2, -3, -4 ये सब रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सबको पता होंगे। मुझे आपको यहाँ पे क्या पॉइंट बताना है वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो हमारे रहते हैं इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। एक ये वर्ड भी आता है ना आपके सिलेबस में,
नेचुरल नंबर्स, तो कईयों को यही डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। देखो नेचुरल नंबर वर्ड क्या है, नेचुरल, नेचुरल वर्ड नेचर से बना। सो जिस नंबर को नेचर ने हमें दे दिया या जो चलते आ रहे हैं सो ऑन, उनको हम नेचुरल नंबर्स में काउंट करते हैं। ये प्लस और माइनस वाले नंबर भी होते हैं। अब इनके साथ साथ एक नया नंबर ऐड हो गया, एक नया डिजिट ऐड हो गया, दैट इज जीरो। अभी जीरो को क्या बोलेंगे, तो जीरो को बोला जाता है होल नंबर। तो जब हम जीरो से काउंटिंग करते हैं स्टार्ट, जीरो से लेके सो ऑन, हम सपोज करो 9 तक जा रहे हैं, तो ये सारे नंबर बन जाएंगे होल नंबर्स के अंदर। बट अगर हम 1 से स्टार्टिंग करेंगे, तो 1 से लेके सपोज 9 तक अगर हम जा रहे हैं, तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स है। जीरो नेचुरल नंबर में काउंट, जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो ये आपको अब दिख रहा होगा, जीरो नेचुरल नंबर में काउंट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नेचर की तरफ से नहीं दिया गया, ये हमने इन्वेंट किया था। जीरो जो है इंडिया ने दिया था नंबर, डिजिट ये जीरो उसने दिया है, इसीलिए इसको होल नंबर में कैटेगराइज किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेचुरल और होल नंबर की भी डेफिनेशन हो गई। फर्दर जो आपके यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट्स रह गए, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, बस फटाफट से हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज की क्लास के लिए। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, या फिर जिनके एंड में 0 होता है, ठीक है, और यूनिट डिजिट इज 0, ये आप अपनी फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो उनको हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 10, ठीक है, तो ये सारे इवन नंबर हैं। ओड नंबर क्या होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2 रहेंगे, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन नंबर को हम कह देते हैं कि वो ओड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, ठीक है। सो आगे हम अगर चले प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, विच can be divided only by number itself and 1। तो जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, या फिर 1 के टेबल पे तो हर नंबर जाएगा ही, उसको साथ में रखते हैं, तो इसीलिए प्राइम नंबर उनको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 5, तो मुझे अगर 5 चेक करना है, तो 5 एक तो 5 के टेबल से ही कटेगा, दूसरा 1 पे कटेगा, इसीलिए ये 5 जो है एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। सो ये था हमारा नंबर सिस्टम का एक थ्योरेटिकल पार्ट, जिसके अंदर आपने हर टाइप के नंबर को जो है वो समझ लिया है, हर जो है टाइप आपको समझ में आ चुकी है। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका जो है प्रैक्टिकल कंसेप्ट करना शुरू कर देंगे। टिल देन इसको रिवाइज करके रखिए। सो थैंक यू एवरीवन।